in the inaugural function of the Garib Kalyan Mela, the Honorable CM Shri Narendra Bhai Modi ji had stated in the public function that sometime before, a former Prime Minister of the country had made a statement that out of the 1 rupee which is sent by the government, the beneficiary gets about 15 paisa only. But Shri Narendra Bhai Modi ji emphasized that the government which will be sending 1 rupee to the beneficiary, you will get 100 paisa of the 1 rupee, and if there is any complaint, you please write a card to me and I will make sure that there is no deviation from the norms of the scheme. This was one message which he sent to all the beneficiaries in the inaugural function of the Garib Kalyan Mela. The third point was the package benefits of the beneficiaries were provided at district, taluka and village level places. Eligible beneficiaries lists were prepared and verified by the concerned government departments officials. The beneficiaries were brought to the Garib Kalyan Mela venue in the state ST buses so that they have to spend no money. The beneficiaries were dropped back by the state ST buses to their respective villages along with the kits and tools given to them. Fourth point was names of the beneficiaries who were given toolkits of their profession were put up on the notice board of the village panchayats. The name of the beneficiaries were also made part of the village panchayat record. This was done to ensure that any person of the village can know the name of the villagers who have availed the benefit of Garib Kalyan Mela. मोदी जी का आज देखो इतना 80 करोड़ आबादी को 2 साल से लगातार निःशुल्क राशन बांटा जा रहा है। न जाति देखा, न मजहब देखा, सिर्फ देखा इतना ही गरीब, कोई गरीब भूखा पेट सोना नहीं इस देश के अंदर। ये उनका मकसद था। आज सितंबर तक 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है मोदी जी। तेलंगाना में भी देखो इतने लोगों को, लगभग मेरे ख्याल से 2 करोड़ लोगों को आज गरीब लोगों को मिल रहा है। 5 किलो चावल हर महीना हर आदमी को, हर परिवार में कितने भी सदस्य है उसको मिल रहा है। ये मुमकिन नहीं है। ये मोदी जी इसलिए लगभग कोरोना कालखंड से जो लोग रोज़गार खो गए, मगर आज कोरोना के बाद भी आज सितंबर तक आज राशन वितरण करना ये मामूली बात नहीं। गरीब के इसके लिए सोचने वाले आदमी मोदी जी समझते लोग, इसलिए तेलंगाना के लोग भी मोदी जी को देख रहे हैं। आज मोदी जी के नाम पे हम चुनाव जीतते, मोदी जी के नाम पे हम सरकार बनाना चाहते तेलंगाना में। उनका ये था कि हम लोगों के बेहतरी के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए, और ख़ास करके गरीब लोगों का लिए हम क्या कर सकते हैं। मुझे ध्यान है कि जो निःशुल्क अन्न की योजना है, गरीब अन्न योजना, जिसके माध्यम से करोड़ों लोगों को पिछले कई महीनों से निःशुल्क अनाज मिल रहा है, और आगे भी उन्होंने घोषणा की है कि 2023 तक मिलेगा। उसको लेके उन्होंने कहा था कि राशन की दुकान पे आप जाइए, वहाँ देखिए कुछ समस्या तो नहीं है, गरीब लोगों से पूछिए कुछ उनकी समस्या तो नहीं है, उनके आयुष्मान कार्ड बनाइए। तो ये जो एक कनेक्ट लोगों के, जो गरीब लोग हैं, जो समाज के आखिरी पायदान पे, उनके उत्थान के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब हमें समय समय बताते रहते। और उसी का परिणाम है कि आज गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो रहा हो, चाहे उनको निःशुल्क अनाज मिल रहा हो, और चाहे उनको आवास मिल रहा हो। और यही नहीं, हमने देखा हमारे इंदौर में लगभग इस जनवरी तक हम जो नल जल योजना है, प्रत्येक घर में नल और उस नल में शुद्ध जल, उसकी जो योजना है वो लगभग पूरी होने जा रही है। हर गांव में, गांव के हर कस्बे में, टप्पे पे बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंच गया, बिजली पहुंच गई, सड़क हो गई। और तो डिजिटल इंडिया में भी हम 5G में भी आ गए हैं, और डिजिटली हमारा पूरा शहर जुड़ा हुआ है। यानी गांव के व्यक्ति भी डिजिटल आज चला रहे हैं। QR कोड हमने देखा, आपने देखा होगा, यहाँ सब्जी वाला हो, फ्रूट वाला हो, वो भी QR कोड से करता है। ये डिजिटल इंडिया की जो उनका एक कंसेप्ट था, जब उन्होंने घोषणा की थी डिजिटल इंडिया होगा, तब विपक्ष के लोगों ने कहा था कि भारत
इतना पढ़ा लिखा देश नहीं है कि कैसे डिजिटल होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प था और पूरा देश डिजिटल हुआ। आदरणीय मोदी जी जब प्रभारी रहे तो उस समय में जब कार्यकर्ताओं का अभ्यास वर्ग होता था तो उसमें एक विषय अंत्योदय का जरूर रहते थे, एकात्म मानववाद की बात जरूर करवाते थे। कार्यकर्ता के मन में, दिलो दिमाग में वो अंत्योदय की बात डालते थे और विषय भी कार्यकर्ताओं के बीच में एक सब्जेक्ट का ये अंत्योदय का हुआ करता था और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते थे भी आपने जहां संपन्न लोगों के बीच में जाना है संपर्क करने के लिए, उससे ज़्यादा जो अंतिम व्यक्ति है, जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो समाज में सबसे गरीब आदमी है, उससे संपर्क करो, उसकी पीड़ा को जानो, उसका समाधान करो। अगर उसका समाधान कराओगे वो निश्चित तौर पर वो ताज जिंदगी आपका कार्यकर्ता आपको वोट देगा। एक बार संपन्न व्यक्ति के साथ संपर्क अगर किया हुआ हो वो शायद लंबे समय तक काम ना आए, लेकिन अंत्योदय की नीतियों को अख्तियार करते हुए गरीब आदमी के समस्या का समाधान करवाएं तो वो कार्यकर्ताओं के द्वारा भी, सरकार के द्वारा भी और पार्टी के द्वारा भी वो हर हालत में उनका कल्याण की योजनाएं बनाते थे। मेरे अनुभव में आज जो बात की है तो अभी भी दिमाग में आई बात मुझे 2014 से 2019 तक जब महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करते थे, तब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और राज्य में दोनों जगह पर एक विचार की सरकार होने की वजह से बहुत सारे निर्णय गुड गवर्नेंस के माध्यम से, आपको मालूम होगा, सामान्य व्यक्ति तक सब चीज़ें पहुंचनी चाहिए। इसके लिए जाम सिस्टम शुरू हो गई, जिसे जनधन शुरू हो गया था, आधार से लिंकिंग और मोबाइल से कनेक्शन। तो ये जो सिस्टम जब शुरू की तो उस माध्यम से एक हर उस व्यक्ति को व्यवस्था पहुंचनी चाहिए, राशन पहुंचना चाहिए। इसके लिए एक अच्छा काम उस वक्त में जो शुरू हो गया, उस वजह से बहुत सारे बोगस राशन कार्ड हुआ करते थे, तो बोगस राशन कार्ड उस वजह से डिलीट हो गए। लेकिन एक बात, पोर्टेबल जो चीज़ शुरू हो गई, कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है और वो गांव में भी वो रहता है, तो 3 महीने के लिए अगर गांव जाता है तो उसको गरीब है, उसको उसका राशन मिलना बहुत मुश्किल होता। ऐसी परिस्थिति जब, तो ये जो सिस्टम शुरू हो गई, ये जाम सिस्टम की वजह से हर वो व्यक्ति देश में कहाँ पर भी हो उसे वो मिलना शुरू हो गया। ये गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं ना, जिस वजह से उन्होंने सोचा कि नहीं, हर इस व्यक्ति को हर वो चीज़ मिलनी चाहिए। और ऐसा जो सोचने की वजह से ये सब इजीली जो है ना अवेलेबिलिटी हो गई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जैसे कहते थे राजीव गांधी जी कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है, नीचे जाने तक भ्रष्टाचार इतना है कि 15 पैसे ही रह जाते हैं। ये तो भाषण में हम लोग दर दिन सुनते थे, लेकिन मोदी साहब जब से आए तभी से उन्होंने डीबीटी सिस्टम शुरू की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो शुरू हो गया। ये सब चीज़ों की वजह से अंतिम व्यक्ति तक विदाउट किसी के हाथ में ले बिचौलिए का काम खत्म कर दिया। ये गुड गवर्नेंस की वजह से हो गया। अभी जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग गड़बड़ करते हैं, वो लोगों को ही थोड़ी सी तकलीफें होती है मोदी साहब के बारे में। अन्यथा सामान्य व्यक्ति जो है उसे तो
हर वो चीज़ जो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, ये सब चीज़ों की खाली भाषण ही हुआ करते थे। लेकिन अभी तो ये सब चीज़ें इतनी इजी अवेलेबल है, हर व्यक्ति को घर कैसे मिलेगा ये तय है, हर व्यक्ति को 2 टाइम खाने की व्यवस्था कैसी मिलेगी ये सब तय है। ऐसे सब चीज़ें जो है जो करने के लिए एक सिस्टम जो तैयार की है, वो सिस्टम बहुत गुड गवर्नेंस की वजह से ये सब चीज़ें ऐसा लगता है कि तैयार होने की वजह से सामान्य व्यक्ति का बहुत ज़्यादा फायदा इस व्यक्ति से हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में उसे पूर्व कहा जाए तो प्रचारक से शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विचार और राष्ट्रवादी विचार को आत्मसात करके वो जीवंत स्वरूप दे रहे थे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन का आधार था, अंत्योदय। और ये उनके चरित्र में कैसा रचा बसा था। मैं मुख्यमंत्री काल के विषय की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि देश की जनता को उतना शायद ना ध्यान हो, गुजरात की जनता को बेहतर ध्यान होगा। मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। 15 अगस्त 2014 को उनका लाल किले की प्राचीर से पहला भाषण होता है और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, वो कहते हैं जनधन अकाउंट। ये क्या है? ये समाज के अंतिम सीढ़ी पर खड़ा हुए व्यक्ति। उस स्वच्छता से किसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा रहा था? अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को। बैंक अकाउंट नहीं था तो किसके पास 1 रुपए में से 14 रुपए पहुंच रहा था? अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को। और फिर उन्होंने क्या कहा कि भारत की सीमा पर जो सीमांत गांव है, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहा जाता था? अंतिम गांव। उन्होंने कहा वो देश का प्रथम गांव होगा। अर्थात सामाजिक दृष्टि से भी उन्होंने अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को सबसे पहले ध्यान दिया। और भौगोलिक दृष्टि से भी आप देखें तो अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति। फिर मुद्रा योजना, स्टार्टअप, ये सब अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए थी। और हम यह भी कह सकते हैं कि समाज के जो सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए वर्ग थे, वो दलित हों, एसटी हों, ओबीसी हों, तो चाहे ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करना हो या जनजातीय स्वाभिमान दिवस बनाना हो, और अब आप इसको कोई व्यक्ति किसी भी रूप में ले ले। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं और हमारे जो राष्ट्रपति बने उनके कार्यकाल में पहले श्री रामनाथ कोविंद जी जो एससी समुदाय से आते थे, और उसके बाद पहली बार भारत के किसी एसटी समुदाय से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बनी। तो ये दर्शाता है कि सीमा पर खड़े हुए, अंतिम सीमा पर बने देश के प्रथम गांव से लेकर सफाई के लिए जूझ रहे सबसे अशक्त व्यक्ति से लेकर जिसको मुद्रा योजना और अथवा जो अन्य योजनाएं, किसान सम्मान निधि, विश्वकर्मा योजना और जो अटल जी के नाम पर रेडी पटरी वालों की योजना, वहाँ से लेके और केंद्रीय कैबिनेट में स्थान से लेके महामहिम राष्ट्रपति तक अंत का उदय कैसे हो सकता है, ये अगर देखा जाए तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक दिखाई पड़ सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि दीनदयाल जी के अंत्योदय को यदि भारत के राजनीतिक क्षितिज पर उदय करने का काम किया है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो मैं ये कह सकता हूं, जिसे हम लोग बचपन में गीत के लिए कहते थे, अब उन्होंने तो उदय कर दिया, अब हमें क्या करना है? अरुणोदय हो चुका, वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाओ। तो मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने तो काम कर दिया, तो अंत्योदय हो उठा, वीर अब कर्म क्षेत्र में जुट जाओ। तो यानी अंतिम व्यक्ति का उदय हुआ है, अरुणोदय हुआ है, भारत के सूर्य का नया उदय, और हम सब लोगों को कर्म क्षेत्र में जुटकर उसे प्रखरता तक पहुंचाना है। मैं एक एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ कि एक गाँव में 70 साल की महिला कचौड़ी बेच रही थी। मैंने उससे जब उन्हें कहा कि कचौड़ी की पेमेंट करने के पैसे नहीं है तो मैं कैसे करूं, क्योंकि मेरी गाड़ी में मेरा पर्स था, तो उन्होंने कहा कि पीएम साहब कहते हैं कि पेटीएम करो, तो मेरे पास पेटीएम की फैसिलिटी भी है। तो वो एक इंटीरियर गांव में 70 साल की महिला अगर गूगल पे या पेटीएम पे पैसे ले रही है, क्योंकि उन्होंने पीएम साहब को बार बार सुना है कि डिजिटल पेमेंट इंपॉर्टेंट है, तो उसने कहा कि मोदी साहब ने ये कहा है तो हमने भी अपनी सुविधा रखी हुई है। तो बहुत इंस्पायरिंग है कि एक इंटीरियर की महिला भी कैसे पीएम साहब की सुविधाओं का लाभ ले पा रही है। और पीएम साहब ने जो, आप देखिए जैसे हमारी 26 जनवरी की परेड होती है, उसमें जो मौका दिया देश की बेटियों को लीड करने का,
उससे मेरी उसके बाद जितनी भी महिलाओं से बात हुई वो ऐसे थे जैसे वो पीएम साहब को डायरेक्ट जानती है, क्योंकि हर एक को ये था कि वो हमें समझते हैं। तो पीएम साहब अपने काम से नहीं, अपनी बातों से सबको कनेक्ट करके सबको इन्वॉल्व कर लेते हैं। मोदी जी से मेरी पहली मुलाकात डिजिटल माध्यम से हुई, अगर कहें सीधे जो उनसे बातचीत हुई वो थी प्रगति, जुलाई 2017 में। मैं जून 2017 में सचिव बना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय का, और प्रगति में तमाम सारे कार्यों की समीक्षा होती है, प्रोजेक्ट की समीक्षा होती है। तो हमारे मंत्रालय का हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना उस प्रगति में रखा गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि दो मंत्रालय, अर्बन डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, दो मंत्रालय को मिला करके हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाया गया था, और मैं पहला सचिव था। प्रधानमंत्री आवास योजना हुपा की तरफ था और मैं अर्बन डेवलपमेंट में एडिशनल सेक्रेटरी था, इसलिए उसके बारे में मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी। और जो सामान्य तौर पे एक छवि है कि जब कभी आप प्रधानमंत्री जी के पास सामने जाते हैं तो आपको उस विषय का पूरा 360 डिग्री सब कुछ चीज मालूम होना चाहिए। पता नहीं कहाँ से किस तरह का प्रश्न उठेगा, कैसी बात आएगी, तो हर चीज़ की जानकारी। तो मेरे लिए तो एक लर्निंग थी कि मैंने थॉरली इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से जान लिया। उसमें मैंने 5-7 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन किया। उस प्रेजेंटेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आप दुर्गा शंकर जी करीब 1 करोड़ मकान बनाने जा रहे हैं पूरे देश भर में। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें दुनिया की कंस्ट्रक्शन की बेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको हमारे देश में ला सके इसके माध्यम से? तो मैंने तपाक से उत्तर दिया कि हाँ सर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम एक ऐसा करते हैं कि एग्जीबिशन कम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें दुनिया भर के जो जितने अच्छी टेक्नोलॉजी वाले सबको इनवाइट करेंगे, वो अपनी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करेंगे। हमारे देश के जो इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स और जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे के सारे लोग आएंगे, देखेंगे, उससे सीखेंगे। तो कुछ कॉन्फ्रेंस में और कुछ एग्जीबिशन में सीखेंगे। क्या नहीं, आप जरा कुछ सोचिए कि आप कोई चैलेंज कर सकते हैं जिससे कि जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी वो हिंदुस्तान में आ जाए इसी माध्यम से। अब ये मेरे लिए एक निर्देश भी था और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी। और ये हमने आगे चल कर के रियलाइज किया, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बढ़िया स्टाइल है। हमेशा वो किसी चीज़ को क्लोज नहीं करते, आपको ओपन कर देते हैं, आपको असीम संभावनाओं को, एक अपॉर्चुनिटीज, एक तरीका सोचने का, आगे बढ़ने का अवसर दे देते हैं। और वहाँ से मैंने सोचना प्रारंभ किया, तमाम सारे कंसल्टेशंस किए, बहुत सारे एक्सपर्ट से बात किया और इससे पैदा हुआ ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जिसके आधार पर पूरा चैलेंज मेथड से, ये अपने आप में कहानी है क्योंकि किस प्रकार से हुआ। इसमें जब हमने माननीय प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुत किया तो वो उन्हें अच्छा लगा और उसके बाद मार्च 2019 में इसका उन्होंने शुभारंभ किया, जिसमें कई सारी चीज़ें की। पहली चीज़ तो जो हमारे दुनिया भर के 54 देशों से, 54 देशों से तमाम सारे लोग आए अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के, उनके लोकल पार्टनर हम लोगों ने बना दिया था। दूसरा, इसमें कुछ 18 किस्म की नई नई टेक्नोलॉजी जो हिंदुस्तान में नहीं थी, ऐसी टेक्नोलॉजी आई। और उन सब के चैलेंज के माध्यम से हमने पूरे देश को 6 भाग में बांट करके, जो हमारे जो क्लाइमेटिक जोन है उसके हिसाब से बांट करके 6 स्थानों पर 6 नई टेक्नोलॉजी जो आज हमारे देश की टेक्नोलॉजी बन चुकी है उसका शुभारंभ किया। तो एक तो इसका एग्जीबिशन था और दूसरा इसी बहाने हमने जब सोचा इस विषय पे तो कहा कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा एक इकोसिस्टम बना दें जिससे हमारे देश में, आफ्टर कंस्ट्रक्शन में क्या है, मटेरियल है, तो कैसे आप लोकल मटेरियल का यूज़ करेंगे, बेस्ट मटेरियल का यूज़ करेंगे वगैरह वगैरह। दूसरा, टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार से करेंगे जिससे बहुत इफेक्टिव हो सके, ताकि जो चीज़ चाहते हैं, आपका जैसे थर्मल कूलिंग की बात हो या आपको जो है कंफर्ट की बात हो, एफिशिएंटली कितना तेजी से आप काम कर सकते हैं इसकी बात हो, ये सब आम चीज़ें, कैसे आपको डिजास्टर रेजिलिएंट कैसे आप बना सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी है। प्रोसेस है जिससे कि आपका कम से कम खर्चा हो, वेस्ट आपका कम से कम हो। तो ये सब सारी की सारी चीज़ें कैसे करें कि इसको कैसा हम लोग एक इकोसिस्टम बना सकें। तो उससे पैदा हुआ आशा, एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर, जो हमारा 5 जगह पे 4 IITs में और एक NBRI का जो जोरहाट का सेंटर है वहाँ 5 जगह ये चालू हुआ।
और इसी के दौरान जब हम ये सब चीज़ें कर रहे थे तो हमें एक चीज़ नजर आई, हम लोग डिजास्टर का मैप बनाते थे, हर 10 साल बनाते। तो हमारा मंत्रालय जो CPWD बनाता था वो इतना बड़ा मैप होता था कि जिसको अगर किसी से कहते कि 5 मिनट के लिए के खड़े हो जाओ तो वो बैठ जाएंगे, नहीं खड़े रह सकते। करीब 2.5 फीट बाई 2.5 फीट इतना और इतना मोटा हजारों पन्ने का मैप बनता था, कोई इसको कहीं ले नहीं जा सकता। जहाँ पे आपने लाइब्रेरी में रहती है वही लोग आके रेफर कर सकते थे। तो जो मैं प्रधानमंत्री से सीखा था डिजिटल काम करने के लिए, तो पहले बार हमने कोशिश की कि डिजिटल मैप, ये पूरा का पूरा हम डिजास्टर मैप जो हमारा हिंदुस्तान का है उसको डिजिटल बनाए। और डिजिटल मैप बनाया और उसको हमने प्रधानमंत्री जी से ही उस दिन जो मार्च में जब उन्होंने उद्घाटन किया, इसको चालू किया ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज का, उससे उनसे उद्घाटन करवाया, उसका लॉन्च करवाया। उन्होंने एक नई आइडिया फिर हमको दी जब लॉन्च हो रहा था। आइडिया दी कि हमने ये तो बना दिया, अब नाउ पब्लिकली सबको सुलभ हो जाएगा, लेकिन लोग इसको कितना समझेंगे, कैसे इसका प्रयोग करेंगे, किस चीज़ के लिए प्रयोग करेंगे। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, चाहे वो रोड का कंस्ट्रक्शन हो, चाहे बिल्डिंग का, हाउसिंग का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, किसी तरह का, कैसे उसको लोग यूज़ करेंगे। तो क्या हम लोग इसमें, क्योंकि अगेन उन्होंने ओपन ही, हमेशा मैंने देखा कि वो हर चीज़ को खुला हुआ बात करते हैं, क्या हम लोग इसको ट्रेनिंग के तौर पे कर सकते हैं। और उससे हमने एक नया चीज़ पैदा की, और वो पैदा की जो है एक्सपर्ट्स को बैठा करके उनके साथ एक ये हमारा जो डिजास्टर मैप था, उस मैप के आधार पर हम लोग कंस्ट्रक्शन में कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिजास्टर रेजिलिएंट अलग अलग किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उसके बारे में ट्रेनिंग का शुरुआत की। वो ऑनलाइन ट्रेनिंग, और उसमें एक शॉर्ट 1 वीक का जो है फिजिकल ट्रेनिंग भी, इसको प्रारंभ किया। उसी प्रकार से जो नई टेक्नोलॉजी जो उन्होंने जो किया था, इसमें शुरुआत की कि हम लोग कैसे नई नई टेक्नोलॉजीज को, तो उसका भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि न केवल हम विदेशों से ला रहे थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में थी, लेकिन हम लोग CPWD में या NBCC में या अन्य जो हमारे तमाम सारे जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज है वो उसका प्रयोग नहीं करते थे। तो क्या हम उसका भी हम लोग ट्रेनिंग कर सकते। ये बात भी जब उन्होंने अपना संबोधन किया इसको ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज में, तो उन्होंने कहा कि क्या आप इसका भी ट्रेनिंग करा सकते हैं। और इसके आधार पे हमने ट्रेनिंग कराना चालू किया। इनफैक्ट बाद में उन्होंने कहा कि आप जो 6 जगह पे, चेन्नई में जो सदर्न जोन है, राजकोट में वेस्टर्न जोन में, इंदौर में सेंट्रल जोन में, लखनऊ में नॉर्दर्न जोन में, रांची में जो ईस्टर्न जोन में, और अगरतला में जो कि नॉर्थ ईस्टर्न जोन में, ये जो हमारे जो तमाम सारे नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, क्या इसके साथ स्टूडेंट्स को जोड़ सकते हैं, जो टीचर्स हैं उसको जोड़ सकते हैं, क्या वो अपने सिलेबस में ला सकते हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री जी का ही कॉइन किया हुआ एक टर्म है स्वच्छाग्रही, जो स्वच्छ भारत मिशन में उन्होंने एक शब्द बनाया, जैसे सत्याग्रही होते थे, तो जो सत्याग्रह जो हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन में जो गांधी जी ने शुरू किया था, ऐसे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था स्वच्छाग्रही, स्वच्छता का। उसी के आधार पर एक शब्द हम लोगों ने किया जो कि टेक्नोग्रही। तो ये नई जो है टेक्नोलॉजी को अंगीकार करने के लिए तो लोगों को रजिस्टर कराए, स्टूडेंट्स को रजिस्टर कराए, उनको जाकर के जहाँ पे ये काम चल रहा था वहाँ पे जाके देखें। क्योंकि ये जो काम चल रहा था, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती है, ये कहीं कुछ बनता है, कहीं कुछ बनता है, कहीं कुछ बनता है, एक साथ उसको जम्बल कर देते हैं। ऐसे ही हमारे बिल्डिंग बनने थे। रांची में तो जो बिल्डिंग बन रही है, जैसे लेगो का बच्चे गेम खेलते, पूरा कमरा बन जाता, उसको एक के ऊपर एक दूसरा ले जाके रख देते हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हमारे देश में है। उसके साथ जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि हम इससे स्टूडेंट्स को भी, जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या उसके डिप्लोमा के कोर्स से जो इस प्रकार के काम में जाएंगे, ऐसे लोग जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन सबको जोड़ दिया जाए। तो ये सारे के सारे लोगों को इस प्रोग्राम के टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया। ये हमारा जो पहला मुलाकात प्रधानमंत्री जी का हुआ प्रगति के माध्यम से, वो था। एक और चीज़ जो है मैं जो बात बताना चाहूँगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की, अब मुझे ध्यान नहीं कि कब उन्होंने कहा था, लेकिन कहीं से मैंने पकड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसके और क्या फायदा हो रहे हैं। और इसको मैंने फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट है उनको ये काम दिया कि इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या हो रही है। और जो स्टडी हुई, स्टडी को फिर मैंने उसका एक बना लिया एक फार्मूला, जैसे कि हम तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जैसे हम लोग कोई फार्मूला बना लेते थे और उसको यूज़ करते थे, तो वैसा मैंने एक स्टैंडर्ड फार्मूला बना लिया। मैं देख रहा था कि जो अभी मैंने कल रिपोर्ट मंगाई थी मिनिस्ट्री से, जो 1 पेज रिपोर्ट है, लगभग 1 करोड़ डायरेक्ट, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना से लगभग 1 करोड़ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट
और अगर मैंडेज में देखें तो लगभग 3 लाख से ऊपर मैंडेज, 3 लाख करोड़, इतने तो हमारे जो है इससे, और इनडायरेक्ट को जब देखें तो 3 करोड़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इससे क्रिएट हुआ है। कितना ज़्यादा इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट, कितना हमारी इकोनॉमी को फायदा हुआ। अगर इससे देखें तो जो टोटल बन जाएगा, जब 1.18 करोड़ मकान बन जाएंगे, इससे 7.62 करोड़ टन सीमेंट का कंजम्पशन हो जाएगा। ऑलरेडी करीब 6 करोड़ 5.67 करोड़ सीमेंट का कंजम्पशन हो चुका है। लगभग 1.3 करोड़ टन स्टील का उपयोग हो चुका है। ये करीब 1.8 लाख टन स्टील का कंजम्पशन होगा। 270 इंडस्ट्रीज इनडायरेक्टली से इम्पैक्ट करती है, अलग अलग, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, चाहे एमएसएमई के बहुत सारी इंडस्ट्री। मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना न केवल एक गरीब आदमी को जो गांव से शहर में आ रहा है या शहर में रह करके उसकी आबादी बढ़ रही है, उसको आवास प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक अलग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर, उसको इंक्लूसिव भारत, जिसमें उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा है जिससे उसकी जो क्षमताओं का सही उपयोग कर सके, बच्चे पढ़ करके अच्छा इकॉनमी उपयोग कर सके, बल्कि पूरी इकॉनमी को रिजुविनेट कर रहा है। तो ये हमारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो प्रधानमंत्री की जो एक बहुत मजबूत और बहुत सुदृढ़ सोच है, इस सोच से पूरा देश का ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे तो सौभाग्य मिला कि मैं इस योजना के साथ जुड़ करके जब पूरे देश में घूम करके कहीं कहीं मैं जहाँ जाता था, पूरे देश घूमा हूँ मैंने, और जहाँ जाता था जरूर प्रधानमंत्री आवास योजना जाता था, और लोगों को, लेडीज को जब उनकी आंखों में खुशियाँ देखता था, बच्चों को खुशियाँ देखता था, लोगों को बहुत खुशी मिलती थी। और ये केवल संभव हुआ, मैं समझता हूँ कि और किसी में शायद ये हिम्मत नहीं होती। जब मैं शुरू में जून 17 में जब मैं सेक्रेटरी बना था, और मेरा ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या बोला था, वो बोला था कि सर, पहले वाले सेक्रेटरी साहब कहते थे कि 10 साल में जब यूपी गवर्नमेंट थी जनवरी में, तो 8.5 लाख मकान बने थे, उसमें भी करीब 2 लाख कब्जा नहीं हुए थे, और 12.5 लाख के आसपास सेंक्शन हुए थे। तब 7 साल में कैसे करोड़ बन सकते हैं? अगर 25 लाख भी कर ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं उसको कहता था, देखो भाई, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ सोच के कह रहे हैं, उन्होंने कुछ आगे का सोचा है। अब हमारे तुम्हारे अंदर कमजोरी होगी, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हमें करना है। और देखिए, आज 1 करोड़ से ऊपर सब सेंक्शन में हो गया, पूरा भी हो रहा है, सारा लोगों को खुशियाँ मिला रहा है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत, मुझे तो खुशी है कि मैंने इस चीज़ में पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ में लग करके इसमें काम किया।